नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ एक बार फिर आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। मेरा नाम है ईशांक और आज मैं आ चुका हूँ येड़ा सेक्टर 25 के अंदर, जिसको हम सब जेपी स्पोर्ट्स सिटी के नाम से भी जानते हैं। ये जेपी स्पोर्ट्स सिटी पूरे यमुना एक्सप्रेस से टच है और इसी के साथ ही साथ ईस्टर्न पेरिफेरल से भी ये टच मिल जाती है। ये पूरी जेपी स्पोर्ट्स सिटी के बारे में हम हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर नवदीप सर से इसके बारे में पूछना चाहेंगे। इस पूरी स्पोर्ट्स सिटी के बारे में, ये किस तरीके से बनी हुई है, किस तर्ज पर ये बनाई गई थी। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर नवदीप सर। कैसे सर आप? मिस्टर नवदीप सर, मैं अच्छा हूँ सर। मिस्टर नवदीप सर के बारे में मैं बता दूं, नवदीप सर को तकरीबन रियल एस्टेट के अंदर 11 से 12 साल हो गए। अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ में शेयर करेंगे और हमारे साथ में भी काफी समय हो गया प्रॉपर्टी विद मनीष में ही सर काम करते हैं। तो नवदीप सर, थोड़ा जेपी स्पोर्ट्स सिटी के बारे में बताइए कि ये जेपी स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 25 कितने एकड़ के अंदर फैली हुई है और इसके अंदर किस तर्ज पर ये पूरी डेवलपमेंट की गई थी और कब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और आज क्या फेज है। ईशांक, जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये जेपी ग्रुप जो है, इनके ओनर हैं जयप्रकाश गौर, जिन्होंने अपनी स्पोर्ट्स सिटी का एक विज़न देखा था और ये यमुना एक्सप्रेसवे पे इसकी प्लानिंग थी। यमुना एक्सप्रेसवे उस टाइम तैयार भी नहीं था। इन्होंने सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे भी इसको तैयार किया, काम स्टार्ट हुआ और उसके साथ साथ इनकी प्लानिंग थी कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी की जो 5000 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो रहा है। एक्चुअल में ये टाउनशिप है और हाईटेक टाउनशिप तैयार हो रही है। अच्छा, इसी के साथ में क्या है कि 5000 एकड़ में से 25% एरिया जो डेडिकेटली सिर्फ स्पोर्ट्स जोन तैयार होगा। इसका स्पोर्ट्स जोन के अंदर मतलब किस तरीके की एक्टिविटी, जैसे कि अभी आज की डेट में जैसे हमारे सामने बना हुआ है फार्मूला 1 ट्रैक है और शायद इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम भी है एक, और शायद इसमें विजन है कि आने वाले समय में इसके अंदर इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स भी बनाया जाएगा। ये जैसे मैंने बताया 5000 एकड़ की पूरी टाउनशिप है, जिसमें से 125 एकड़ के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ही आ रही है। अच्छा, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात करें, जैसे सबसे पहले स्टार्ट हुआ फार्मूला 1। तो फार्मूला 1 इंडिया की फर्स्ट कार रेसिंग के पूरा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दी गई है। इस तरह की रेस पहले कभी भी इंडिया में ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। ये पहली 2011 में इसमें सबसे पहली रेस हुई। अब जैसे अगर बात करें, कई लोगों का मानना भी है और हमने भी देखा है कि जेपी स्पोर्ट्स सिटी के अंदर 2011 के अंदर रेस हुई, लेकिन उसके बाद में ये थोड़ा सा बंद हो गया, मतलब इसके अंदर रेसेस होना बंद हो गया। तो वो क्या रीजन रहा? नहीं, शांक, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। एक्चुअली 2011 में इसमें सबसे पहली रेस हुई थी। 2012 में हमारा यमुना एक्सप्रेस स्टार्ट हुआ था। अच्छा, साथ ही साथ क्रिकेट स्टेडियम का डेवलपमेंट होना था, जो उसके कुछ साल बाद उसका पोजीशन देना था। वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे तैयार होना है और वो ऑलमोस्ट तैयार भी हो चुका है। लेकिन वो सारी चीज़ें स्टॉप कर दी गई गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि मायावती जी की टाइम की पूरी प्लानिंग थी। अच्छा, और जैसे ही सरकार चेंज हुई है यूपी के अंदर, कुछ लाइसेंस को लेके इनका आपस में इशूज था। हाँ, तो वो लाइसेंस रद्द हो गया था 2013 में। तो लास्ट जो इनकी रेस हुई है वो 2013 के अंदर इनकी लास्ट रेस। अच्छा, मतलब 2012 के बाद में, 2011 के बाद में 2013 के अंदर रेस हुई है। हाँ, 2011 में भी हुई है, 2012 में भी कुछ रेस ऑर्गेनाइज, मतलब 3 साल चली है रेस। 3 साल अच्छी फिर उसके बाद कुछ मतलब टैक्स की वजह से या कुछ बिल्स की वजह से वो रुक गया। कुछ एंटरटेनमेंट टैक्सेस के अंदर कुछ चेंजेस आए थे। अच्छा, जिस कारण से फिर ये पूरा इस पे रोक लगा दी गई आगे। अच्छा, और फिलहाल इसको दोबारा से मतलब कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ। और 2020 में इनके लाइसेंस भी रद्द कर चुके हैं। मतलब ये पूरी की पूरी जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दी गई है। मतलब ये जेपी स्पोर्ट्स सिटी 5000 एकड़ की जो थी, हाँ, पूरी की। अच्छा, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट इनकी 2020 के अंदर रद्द हो गई है। अच्छा, और उसको रद्द होने के बाद इसमें अब प्लानिंग है, इसको सुरक्षा कंपनी ने अभी टेक लेकिन जैसे कि कई लोगों का मानना भी है और हम लोग खुद भी देखते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं जो जेपी कर चुकी है। जैसे कि प्लॉट्स हो गए, क्योंकि इनका शायद विजन था कि कुछ इंटरनेशनल बेसिस पे यहाँ पर टाउनशिप्स बसाई जाए, हाईटेक टाउनशिप बसाई जाए। उसी तरीके से ये फार्मूला 1 ट्रैक डेवलप किया था। उसी तरीके से आज की डेट में क्रिकेट स्टेडियम भी ऑलमोस्ट पूरा डेवलप ही है। और अगर हम इतनी चौड़ी चौड़ी वाइड रोड्स देखें तो उस समय पर अगर जब ये अलॉटमेंट हुई थी, शायद 2000, आप बोल रहे हैं 2011 के अंदर, 2009 में स्टार्ट हुआ। अच्छा, 2009 के अंदर। तो 2009 के हिसाब से तो आप ये मान करके चलिए इतना विजन भी नहीं था कि आने वाले समय में कि ये रोड्स काम भी आएंगी या नहीं आएंगी। इतनी चौड़ी चौड़ी अभी जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हो, उसमें ये डेवलपमेंट सबसे स्टार्टिंग स्टेज पे था। अच्छा, इसके बाद ही जितनी भी डेवलपमेंट है इसके बाद ही स्टार्ट हुई थी। जैसे उस टाइम सुपरटेक भी आए थे, अजनारा के प्रोजेक्ट से आए थे। GYC जैसे गौर को देख रहे हैं, वो भी कुछ सालों बाद जो गौर की भी एंट्री हो गई थी यमुना एक्सप्रेसवे पे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा का पूरा स्पोर्ट्स सिटी सबसे पहली एक टाउनशिप बनने जा रही थी इस यमुना एक्सप्रेसवे के साइड में। और यमुना एक्सप्रेसवे भी काम स्टार्ट हो चुका था, जो 2012 में कंप्लीट हो गया था। 2012 अगस्त में यहाँ पे सारी की सारी आपकी ये आगरा तक पूरा तैयार हो चुका था। अच्छा, और जेपी के अंदर काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। कुछ अदर डेवलपर्स भी हैं जिन्होंने लैंड FSI लेके उसके अंदर अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट की थी।
ठीक है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि काफी सारे डेवलपर्स भी अपनी अपनी टाउनशिप्स बना रहे हैं और अलग अलग सोसाइटीज बसा रहे हैं, और शायद इसी के सामने गलगोटिया यूनिवर्सिटी भी पड़ जाती है और निम्स यूनिवर्सिटी भी पड़ जाती है। बिल्कुल, इसके यूनिवर्सिटीज बिल्कुल भी सामने अपोजिट में। बिल्कुल अपोजिट साइड में ही आ जाती हैं, तो वो सारा फैसिलिटीज़ मतलब कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, पहले से ही मौजूद थी, हाँ। जिनका इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिला है इनको, मतलब कि बहुत बड़ा नाम है इनका, और वो इनको लेके आने वाले टेक ओवर करने जा रहे हैं इस पूरी प्रॉपर्टी को, और वो आने अब वाले टाइम में नहीं, जैसे रीलॉन्च कि कर रहे हैं। हमारे सुनने में आया कि वो अभी उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, करेंगे अभी। टेक ओवर हो चुका है लेकिन अभी रीलॉन्च नहीं किया उन्होंने इस चीज़ अच्छा को। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उस उसका नाम कंपनी का बताना हम भी बता, ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, उसका नाम हम बताना भी ठीक नहीं रहेगा। सर जैसा कि आपने बताया कि इस पूरे 5000 एकड़ की लैंड को, सेक्टर 25 को कोई नई कंपनी इसको टेक ओवर करने वाली है बहुत ही जल्दी, बिल्कुल। ठीक है। और तो उसके बाद में जैसे कई लोगों के यहाँ पे प्लॉट उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, जेपी ने खुद के हाई राइज डेवलप करने थे लेकिन वो कर नहीं पाई, लेकिन कुछ लोग के उसके अंदर पैसे स्टक हो रखे हैं, और काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स आप खुद ही जानते हैं सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो, फ्लैट्स ले लो, मतलब अलग अलग डेवलपमेंट्स हैं। तो उनको क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं आने वाले उसके अंदर, की उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, एप्रिशिएट प्राइस पे मिलेगी, मतलब क्या मतलब रहने वाला, थोड़ा सर बताइए। डेफिनेटली उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में, हाँ। क्योंकि जैसे पुराने टाइम में जितने भी बायर्स थे उनको बहुत कम प्राइस के अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल हो गई थी। अच्छा। उनके पास काफ़ी कम प्राइस में खरीदने का मौका था एक, जिन्होंने उस टाइम पे छोड़ दिया है उनके लिए बड़ी लॉस वाली बात है, ठीक है। वो शायद इसको रिकवर भी ना कर पाएँ कभी, लेकिन जिन्होंने भी परचेज़ किया उस टाइम पे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद का सौदा है। और जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे येड़ा की अगर हम बात करें, पूरे येड़ा की अलग अलग डिफरेंट सेक्टर हैं जहाँ पे अथॉरिटी के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, और मार्केट में डिफरेंट बिल्डर के भी अपना प्लॉट अवेलेबल है मार्केट में। सभी का प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत हाई हो चुका है। सही कह रहे अगर हैं उसके आप। हिसाब से हम बात करें पुरानी अलॉटमेंट के हिसाब से, तो वो रेट कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना एप्रीसिएशन आ चुका है वो मार्केट तो आ में, चुका है। और जैसे ही ये रीलॉन्च होगा उसके बाद और भी ज़्यादा एप्रीसिएशन देखने को मिलेगा। अभी तो जैसे इसके अंदर रजिस्ट्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आने वाले समय में इसमें रजिस्ट्री भी होनी शुरू हो जाएंगी, तो रजिस्ट्री जब हो गई तो उनको एक एड्रेस मिल गया कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम हो गई। तो सही ये तो बात है। बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। मतलब जितनी भी अभी आप आज की डेट में प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, कोई ना कोई, जैसे कि स्टक प्रॉपर्टीज हैं, रुकी हुई प्रॉपर्टीज हैं, उनको कोई ना कोई डेवलपर आ रहा है, री टेक ओवर कर रहा है, टेक ओवर करने के बाद में उसको अपनी नई प्लानिंग लगा करके उसको रीडेवलप करके उसको मार्केटिंग करके फिर रीसेल कर रहे हैं। तो मतलब आज के समय में काफी अच्छी मतलब चीजें हो रही भाई हैं आज के टाइम मार्केट पे के आप अंदर। अगर देखते भी हो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है, हाँ वो तो और है लैंड सर। कॉस्ट भी काफ़ी महंगा हो चुका है। तो उसी के हिसाब से देखते हुए अगर हम बात करें, जिन्होंने पुराने टाइम पे जितनी भी लैंड परचेज़ की है, प्लॉट परचेज़ किए हैं, या फिर कोई फ्लैट्स वगैरह कुछ भी, जो भी कमर्शियल किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर उन्होंने परचेज़ किया उस टाइम पे, तो वो आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट्स देंगे उनको प्रॉपर्टी। मतलब हम अपने व्यूअर्स को ये बोल सकते हैं कि अगर आप फंसे हुए हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन बहुत ही जल्दी आपका समय आने वाला है जो कि आपको वही प्रॉपर्टी फंसी हुई अच्छा अप्रिसिएशन आपको दे करके जाएगी। बिल्कुल सर, जैसे कि 2-3 साल से हम देख भी रहे हैं, काफ़ी सारी पुरानी कंपनी थी जो स्टक हो चुके थे प्रोजेक्ट्स, आज की डेट में सभी को कोई ना कोई अदर कंपनी उनको टेक ओवर कर रही है, कोई बड़े नाम उनके साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ गवर्नमेंट बॉडी भी है जो उनको फाइनेंस कर रही है, कुछ बैंक्स अवेलेबल हो गए हैं मार्केट के अंदर जो उनको फाइनेंस करा रहे हैं, और उस फाइनेंस के साथ साथ उनके प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो गए हैं। तो पुराने सारे बायर्स को ही फ़ायदा मिलने वाला है। अगर इस तरह की किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वो उसको कुछ टाइम और रोक मतलब के, जैसे कि सर अगर बात करें पुरानी की, अगर अभी भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पर बाई करता है या किसी भी जगह पर, मैं इसी सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लोकेशन के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी बाई करता है वो फायदे में ही होगा, क्योंकि आने बिल्कुल, वाले समय में जैसे कि हम देख रहे हैं 2016 के बाद में जो हमारी अथॉरिटी है, जब हमारा रेरा बना था, रेरा के बाद में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स जो रुकी हुई थी वो रीडेवलप होनी शुरू हो गई है। आज की डेट में अगर हम 2016 के बाद बात करें तो ऐसा कोई मैं प्रोजेक्ट नहीं जानता कि कोई रुक गया हो अब रेरा के रुकेगा बाद भी में। नहीं। एक्चुअली जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट थे वो स्टार्ट होने हैं, बल्कि हाँ। जितनी प्रोजेक्ट इस टाइम चल रहे हैं अभी, वो तो खैर रुकने ही नहीं है, क्योंकि रेरा आ चुका है। तो बिल्कुल सर, रेरा बिल्कुल। के अकॉर्डिंग उसको सारे प्रोजेक्ट मतलब टाइम पे डिलीवर भी करने हैं। हाँ, अब और बायर्स का जो पेन था वो यही था कि वो अपना मेहनत का पैसा लगा करके उनको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, लेकिन आज की डेट में रेरा आ चुका है 2016 के बाद में, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज आज की डेट में रुकती नहीं है। हाँ, बीच में कोविड आ गया था, कोविड के बाद में कि 2 साल 3 साल का मतलब अथॉरिटी ने खुद उनको एक्सटेंडेड टाइम दे दिया था कि अपनी प्रॉपर्टी को एक्सटेंडेड टाइम ले लीजिए और उसके बाद में आप अपने डेवलपमेंट करके अपना प्रॉपर्टी दे दीजिए। और जैसे हम डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट जैसे येड़ा एक बहुत मेजर डेवलपमेंट आ रही है, जहाँ पे एयरपोर्ट है, बिल्कुल सर, आपका बिल्कुल फिल्म सिटी है, सर। ओलंपिक सिटी है। जैसे कि सर अभी हम जानते हैं कई लोगों के पॉकेट से ये येडा एरिया काफ़ी दूर जा चुका है। बिल्कुल। मतलब आज से 2-3 साल पहले का देखें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट बहुत ही कम थे,
अगर अथॉरिटी की मैं बात करूं तो 35,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये तक की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। लेकिन आज की डेट में वही प्रॉपर्टी तकरीबन 80,000 रुपये तक की हो चुकी है। मतलब हम बात करें तो डबल हो चुकी है। तो कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स बताइए जो कि कुछ बायर्स हैं हमारे पास में जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कम उसमें, और ऐसी ही बड़ी डेवलपमेंट के पास में। और जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि बड़ी डेवलपमेंट्स आ ही रही हैं, गवर्नमेंट उनकी डेवलपमेंट्स लेके आ रही है, साथ ही साथ कुछ और भी एरियाज़ हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे और बड़ी डेवलपमेंट्स आनी है। अच्छा, जैसे कि जैसे सर, बात करें सर न्यू नोएडा, तो अच्छा, न्यू नोएडा हाँ बहुत जी, जल्दी डेवलप बिल्कुल होने सर, वाला है। बिल्कुल न्यू तो नोएडा। न्यू नोएडा है, फिर उसके बाद ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 है। बल्कि न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सेंटर में बिल्कुल एक गवर्नमेंट की खुद की बहुत बड़ी प्लानिंग है, जहाँ पे वो लाइन आ रही है DMIC का, भी सुना हो आपने इसके बारे में? DMIC शायद ये दिल्ली मुंबई हाँ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शायद, हाँ जी, हाँ जी। DMIC एक्चुअली अपने आप में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है DMIC। ये टोटली डेडिकेटली फ्रेट कॉरिडोर है, और यहाँ पे अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट बन रहा है बुडाकी जंक्शन। हाँ, बुडाकी काफी सारा चल भी रहा है हाँ। इस एरिया के अंदर। बुडाकी क्या चीज है ये बुडाकी, थोड़ा बुडाकी बताइए। जंक्शन देश का सबसे बड़ा जंक्शन तैयार हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, डेडिकेटली फ्रेट कॉरिडोर 1505 किलोमीटर का पैच है, जो ये सीधा कवर होते हुए आ रहा है, मुंबई से डायरेक्ट आ रहे हैं। तो अच्छा इसके सर। साथ में अलग अलग स्टेट्स भी कवर होते आ रहे हैं, तो सेंटर पॉइंट है। यहाँ से एक दूसरी लाइन जाएगी जो आपका बिहार होते हुए कलकत्ता तक जाएगी। सर कुछ ऐसा सुनने में भी आया है जो बुडाकी रेलवे स्टेशन अभी नाम है, बुडाकी जंक्शन नाम है उसका, तो उसको चेंज करके शायद ग्रेटर नोएडा रेलवे स्टेशन बहुत जल्दी कर दिया जा रहा है इसका। बिल्कुल, ये भी सुनने में आ रहा है। हाँ, हो सकता है कि इसके ऊपर भी जल्दी ही कुछ न्यूज़ सुनने को मिल जाए। शायद ये बोला जा रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट बनाया जा रहा है हमारे न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा और हमारा येडा नोएडा एक्सटेंशन, और हमारे नोएडा के लिए बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ सर इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी हमारी रेलवे के थ्रू। बिल्कुल, ये पहला स्टेशन होगा जो ग्रेटर नोएडा के लिए रहेगा। और अभी तक जैसे ग्रेटर नोएडा में आपको रेलवे देखने को नहीं मिलता, तो ये फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ में पैसेंजर्स के लिए भी कुछ लाइंस रहेंगी इसके अंदर। और इसके साथ में ही अगर मैं बात करूँ तो आपको IIT JNL देखने को मिलता है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप देखने को मिलती है, जो ग्रेटर नोएडा लिमिटेड की है। और ये करीबन 750 एकड़ के अंदर पूरी टाउनशिप तैयार हो रही है, जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। और इसके साथ में ही मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ये भी वहाँ पे डेवलपमेंट आने जा रही है, जिसमें आपको ISBT, रेलवे की कनेक्टिविटी, मेट्रो की कनेक्टिविटी, मतलब सभी तरह की कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। तो एक बहुत बड़ा हब तैयार हो रहा है। मतलब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी है, मतलब लोग बाग के पॉकेट्स बिल्कुल में बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है वहाँ करती पे है। इन्वेस्टमेंट की। और जिस हिसाब से डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है अगले कुछ सालों के अंदर ही, जैसे आपका ग्रेटर नोएडा से न्यू नोएडा के लिए हाईवेज तैयार हो रहे हैं, जो 105 मीटर वाइड रोड तैयार हो रही है। और ये सारी डेवलपमेंट गवर्नमेंट की ही है। अगर मैं गवर्नमेंट के नंबर की बात करूं तो करीबन 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है। 12,000 करोड़, बिल्कुल, 1 काफी लाख बड़ी लोगों को रोजगार डेवलपमेंट मिलने जा रहा है। 12,000 करोड़ रुपए की तो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है, प्लानिंग कर रही है, फिर उसके बाद में प्राइवेट डेवलपर्स आएंगे, वो अपने कई कई हजार करोड़ रुपए लगाएंगे। तो कई 12,000 करोड़ मतलब बहुत बड़ी डेवलपमेंट डेवलपमेंट की है। साथ में 1 लाख नंबर दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और उसके बाद जो चीज़ें डेवलपमेंट आने जा रही है वहाँ पे तमाम तरह की, और प्लस न्यू नोएडा उसका मैक्सिमम पार्ट सिर्फ इंडस्ट्रियल को डेडिकेटेड है, और रेजिडेंशियल पार्ट बहुत थोड़ा सा है। तो इसके नियर बाई भी कुछ डेवलपमेंट्स मिल जाती हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है किसी भी पार्टी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी एक्सपर्टीज से हमारे व्यूअर्स को और हमें भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस देखने को मिला, मतलब इस पूरे क्लस्टर के बारे में पता चला और नई डेवलपमेंट्स के बारे में पता चला। तो चलिए, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। आइए सर, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।